नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एल्गी। एल्गी जो कि टीजीटी बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में आ चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि कई सारे टॉपिक यहाँ से कवर करें यूपी टीजीटी। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है एल्गी फ्यूकस। फ्यूकस के स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर डेली और सीक्वेंशियल टीजीटी बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप हमारे द्वारा दिया गया डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ें हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन सबसे पहले रिकैप उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट वीडियो या पार्ट 1 नहीं देखा। तो गाइस, सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करी जाए तो क्लास है फ्यूकस की फियोफाइसी, ऑर्डर है फ्यूकेस, फैमिली है फ्यूकेसी। थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात करी जाए तो जो इसका थैलस है वो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनमें होल्ड फास्ट यानी कि अटैचमेंट ऑर्गन होता है, स्टाइप होता है और एयर वेसिकल्स होते हैं जो इन्हें बायोयांस यानी कि तैरने की क्षमता प्रदान करते हैं। मिडरिब होते हैं जो कि आपने लीफ में देखा होगा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक, लीव्स का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कॉन्सेप्टिकल्स वो पार्ट होता है जहाँ से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अराइज होते हैं, ठीक है। और साथ ही आप इमेज बी में देख सकते हैं कि आपको जो इसका पूरा थैलस का एक छोटा सा सेक्शन लिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेरिस्टोडर्म, यानी कि ये जो लेयर कुछ सैंडविच टाइप का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं, जहाँ पे एयर वेसिकल्स या फिर छोटी छोटी सेल्स या स्क्वायर और ऑक्टागोनल जो शेप है उस सेल्स के द्वारा कवर्ड होती है इनकी पूरी बॉडी, ठीक है। थैलेक स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इनकी जो बॉडी है इसकी मैक्सिमम हाइट 50 सेंटीमीटर देखी गई है। होल्ड फास्ट टाइप और फॉन्ड जो होता है इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है। और इनका जो स्टेराइल पोर्शन होता है या स्टेराइल कॉन्सेप्टेकल्स होते हैं उन्हें क्रिप्टोब्लास्ट कहा जाता है, जहाँ से कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अराइज नहीं होता। अच्छा, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अराइज करते हैं कॉन्सेप्टिकल, उन्हें रिसेप्टिकल नाम से जाना जाता है, जो कि थैलस के बिल्कुल टिप पे यानी कि जो मिड रिब जो कि दो सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेट मी शो यू, कुछ इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे होते हैं रिसेप्टिकल्स और इन्हीं का फंक्शन होता है आगे चल के रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है। एयर ब्लैडर होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इन्हें तैरने की क्षमता प्रदान करता है। तो आप आगे चल के देखेंगे वेरी क्लियरली। ये देखिए, ये इमेज आप सभी के सामने, और आप यहाँ पे एयर ब्लैडर जो ये ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। इन्हीं का फंक्शन होता है बायंस यानी कि तैरने की शक्ति प्रदान करना। साथ ही इनमें ऑस्टियोल्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है एंट्री देना ऑपोजिट ऑपोजिट सेक्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अभी हमने जो इमेज में देखा कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मेरिस्टोडर्म, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। तो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को स्किप करते हैं। अगर आपको डीप में पढ़ना हो तो आप प्रीवियस वीडियोज़ में जा सकते हैं। और जिन्होंने ये वीडियो देखी हुई है उनके लिए जस्ट एक रिकैप या रिवीजन, और रिवीजन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है आपकी स्टडीज़ का, इसलिए आपको वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए गाइज, ना ही फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं तो ये चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लेकर के लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं, और जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं तो आप इसको हमेशा के लिए रिमेंबर कर लेते हैं, और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकॉल ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव लर्नड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर जो है रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ्यूकस का जो थैलस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एयर बबल्स या बबल्स टाइप के, बलून्स टाइप के, मिनिएचर बलून टाइप के आपको दिखाई देंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एयर ब्लैडर, ठीक है। तो ये आप जो थैलस देख रहे हैं गाइज, ये उस एल्गी का है जो एक पॉन्ड के एरिया में उगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ से जो पानी है
वो थोड़ा सा ऊपर, मतलब पानी का लेवल थोड़ा नीचे आ चुका है और जो थैलस है वो ऊपर आ चुका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्यूकस। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ यानी कि फ्यूकस में जो रिप्रोडक्शन होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहली है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट हियर। तो चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करी जाए तो फ्यूकस रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड्स। पहला जो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो इट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है गाइस, लेट मी शो यू। ये जो थैलस होता है फ्यूकस का, तो कभी कभी क्या होता है कि बाय वाटर करंट और एनी रीजन्स ये जो थैलस होता है ये जब टूट जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो यही थैलस और ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती हैं जब इस मेन प्लांट बॉडी से अलग हो जाती हैं और पानी के कांटेक्ट में आ जाती हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाती हैं आगे चल के वो बिल्कुल मेन प्लांट बॉडी की तरह ही होता है। और ये जो वे है या ये जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे जैसे हम साइनोफाइसी से अदर क्लासेस की तरफ यानी कि फियोफाइसी की तरफ बढ़ रहे हैं, रोडोफाइसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है और लाइफ साइकिल है और रिप्रोडक्शन का जो मेथड है और बेसिकली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, दैट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू साइनोफाइसियन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है यहाँ पे। तो गाइस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous टाइप होता है। oogamous टाइप क्या है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी शो यू किस टाइप से oogamous टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। oogamous रिप्रोडक्शन तब कही जाती है जब मेल या फीमेल बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल बॉडी जो है उसके पास फ्लैजेला है, शॉर्ट है लेंथ में, हाई, ठीक है, और मेल जो रिप्रोडक्टिव है, सॉरी मेल अगर मूवेबल है, मोटाइल है, फ्लैजेला बियरिंग है, और फीमेल अगर स्फेरिकल शेप्ड है और नॉन मोटाइल है, तो इस टाइप की जो कॉन्जुगेशन होगी या इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होगी, दिस इज कॉल्ड oogamous टाइप। यानी कि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से डिफरेंट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, तो ये होता है oogamous टाइप रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं यहाँ पे वो यहाँ पे कहाँ पे उगते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पे डेवलप होते हैं। तो ये होते हैं डेवलप कॉन्सेप्ट टेकल्स पे। और ये कहाँ पे होते हैं गाइज, ये जो बिल्कुल टिप जो होता है थैलस का एपेक्स पोर्शन, यहाँ पे डेवलप होते हैं। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं फ्लास्क शेप्ड कैविटी। ये आप फ्लास्क देख रहे हैं ना, तो फ्लास्क शेप जो कैविटी होती है वहीं पे कॉन्सेप्टेकल्स जो पोर्शन होता है वहीं पे आगे चल कर के रिसेप्टेकल्स डेवलप होते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कॉन्सेप्टेकल्स में डायरेक्टली डेवलप नहीं होते, पहले रिसेप्टेकल्स डेवलप होते हैं, देन आफ्टर एंथ्रीडिया और ओगोनिया डेवलप होते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है यहाँ पर फ्यूकस के केस में, दैट इज कॉल्ड एंथ्रीडिया। ओके, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे ओगोनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक, यहाँ पे भी दो कंडीशन पाई जाती है। फ्यूकस के केस में भी होमोथैलिक होता है और हेट्रोथैलिक होता है, यानी कि मोनोइशियस होता है और डाइशियस होता है। यानी कि एंथ्रीडिया और ओगोनिया कभी कभी सेम कॉन्सेप्टेकल्स में अराइज होते हैं और कभी कभी डिफरेंट में, तो सेम में होते हैं तो मोनोइशियस होमोथैलिक कंडीशन, और अगर अलग अलग प्लांट बॉडी में अपीयर होते हैं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइशियस कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल एफ स्पाइरलिस जो है वो मोनोइशियस और होमोथैलिक है, जबकि एफ वेसिकुलोसिस जो है वो डाइशियस स्पीशीज है, यानी कि हेट्रोथैलिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टेकल्स। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको अभी जो हम 2-3 लाइंस में डिस्कस करेंगे उससे आप लोग के लिए बहुत ही क्लियर हो जाएगा, और इमेज की सहायता से समझेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पर फिलहाल जो बात करते हैं कॉन्सेप्टेकल्स की डेवलपमेंट के बारे में, कि जो कॉन्सेप्टेकल्स होते हैं गाइज वो डेवलप होते हैं फ्लास्क शेप्ड,
जो टिप होता है थैलस का, वहाँ से, जहाँ पे सुपरफिशियल सेल रिसेप्टेकल्स पे पाए जाते हैं, जो कि इजीली विजिबल होते हैं, जो बिल्कुल आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज जो होता है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स। ठीक है, तो जो हमने अभी बात करा कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्टेकल्स होते हैं वहीं पे आगे चल करके जो सेल है वो डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्टेकल सेल है वो थोड़ी सी डेवलप होती है, और रिसेप्टेकल से टर्म दिया जाता है, वो लार्जर साइज में हो जाती है। ठीक है, इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि स्लोअर रेट से डिवाइड करता है, और जो सेल्स है, यानी कि ये जो सेल्स है, पहली सेल जहाँ से आगे चल कर के डिवीजन स्टार्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड इनिशियल सेल। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो आप उसको टर्म देते हैं ना इनिशियल, इसलिए इस सेल को भी आप इनिशियल सेल कहेंगे, जो कि थैलस के सरफेस पे स्टार्ट होती है। ठीक है, बनना स्टार्ट होती है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो काफ़ी इमेज बड़ी है गाइज, यानी कि जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी बड़ी है, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दिया। तो आप इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन को सीधा करके से देख सकते हैं कि वेरी क्लियरली इट इज़ मैंशनड हियर, कि आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्टिकल्स जो हैं, मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्सेप्टिकल किस तरीके से डेवलप होते हैं, इनके अंदर एंथेरिडिया और ऊगोनियम किस तरीके से डेवलप होते हैं, और आगे चल कर के मच्योर्ड ऊगोनिया और एंथोरोजोइड्स फर्टिलाइज करते हैं, और एक नया जाइगोट, यानी कि जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। उसके बाद राइजोइड्स सबसे पहले निकलते हैं, जैसे कि आपने बीजों में भी देखा होगा, अगर आपने कोई बीज उगते हुए देखा है ज़मीन पे, या खुद कभी प्लांट किया है, तो सबसे पहले जो होता है वो रूट्स निकलती हैं। हालांकि आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा क्योंकि वो चीज़ सरफेस के अंदर रहती है, लेकिन सबसे पहले राइजोइड्स निकलते हैं जिस तरीके से, वैसे ही यहाँ पे, वैसे ही बीजों के केसेस में भी सबसे पहले रूट्स निकलते हैं, उसके बाद फिर प्लूम्यूल निकलता है। ठीक है, अच्छा चलिए, जब बीज की बात करें तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बीज का वो हिस्सा जहाँ से तना यानी कि स्टेम निकलता है, उसे एक टर्म दिया जाता है प्लूम्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लूम्यूल। और जहाँ से जड़ें निकलती हैं वो हिस्सा, सीड का सबसे पहला वो हिस्सा जहाँ से जड़ें निकलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है गाइज, जो हम अपनी जो हमारा जो भी फ्लो चलता है स्टडी का, उसमें जो एक्सेस चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको पता है देन इट इज़ ओके, अगर नहीं पता है तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई नॉलेज आ रही है तो। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो चलिए आपने इस फिगर को इजीली समझ लिया होगा। हालांकि कुछ स्लाइड्स के बाद हम आपको ये फिगर दिखाते रहेंगे, ताकि ये जो प्रोसेस है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्टेकल्स हैं वो आगे चल करके फ्लास्क शेप्ड कैविटी में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं, और ये कॉन्सेप्टेकल्स इनिशियल आगे चल करके ट्रांसवर्सली डिवाइड करते हैं और बनाते हैं एक टंग सेल और एक बेसल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हालांकि आपके एग्जाम्स में ये टर्म पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। अगर आप ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, या फिर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी एज अ सब्जेक्ट अगर आपने बॉटनी ले रखा है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। ठीक है, तो जो टंग सेल होती है आगे चल करके फर्दर डिवाइड करती है और आगे चल के डीजेनरेट हो जाती है, और जो बेसल सेल है वो लगातार डिवेलप होती रहती है। ठीक है, ध्यान देना, अभी हमने क्या कहा, कॉन्सेप्टिकल्स की जो सेल होती है, कॉन्सेप्टिकल इनिशियल, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहली है टंग सेल और दूसरी है बेसल सेल। टंग सेल भी आगे चल के बढ़ती है, बेसल सेल भी बढ़ते हैं, लेकिन टंग सेल जो है वो डीजेनरेट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, लेकिन बेसल सेल लगातार डिवाइड होती रहती है एंटीक्लाइनल डिविजन्स के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे जो बेसल लेयर है जो कॉन्सेप्टिकल्स की, वो 2 से 3 जो लेयर्स है वो डिराइव करती है, यानी कि एक सेल है वो आगे चल के डिवाइड होती रहती है, तो 2 से 3 लेयर्स के करीब में जब बन जाती है, जो सुपरफिशियल लेयर्स बन जाती है, तो यहीं से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, अब जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनने की तैयारी हुई थैलस के अंदर, तो फिर एंथेरिडियम कैसे बना? तो एंथेरिडियम तब बनता है जब फर्टाइल लेयर जो है बेस लेयर की वो बनती है, यानी जो पैराफाइसिस डेवलपमेंट है, जो ब्रांचेस की जो पैराफाइसल डेवलपमेंट है, ये पैराफाइसल डेवलपमेंट है क्या गाइस? तो आपको इमेज की हेल्प से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इमेज है, जहाँ पर लेट मी शो यू, ये जो हिस्सा है
चलिए इस बार को गायब कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे पैराफाइसिस और oogonia है, पैराफाइसिस का मतलब होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। जो इंटरनल एरिया है जहाँ पर फीमेल गैमेट डेवलप होती है, इसको कवर करने का काम या फिर जो मेल गैमेट है उनको कवर करने का काम, प्रोटेक्शन या नर्सिंग देने का काम है वो पैराफाइसिस करते हैं, ठीक है। तो आपको जो यहाँ पे जो थोड़े से डिफिकल्ट टर्म है उसे भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। आगे चल के एंथ्रीडिया स्मॉल शेप्ड का होता है, क्लब्ड शेप्ड का होता है, शॉर्टली स्टॉक्ड, यानी कि उनके जो सॉरी जो एंथ्रीडिया है यहाँ पे कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है गाइस कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है एंथ्रीडियम का वो पहले मियोटिकली डिवाइड करता है, देन आफ्टर इट विल बी डिवाइडेड सेवरल माइटोटिक डिविजन्स। यानी कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको माइंड में नहीं रखनी है। पहले क्या डिवीजन होता है, जब एंथ्रीडियम डेवलप करने वाला होता है, यानी जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल होती है सबसे पहले वो कुछ इस टाइप से डिवाइड करती है, इस टाइप से अंदर ही अंदर डिवाइड होती रहती है। यानी कि अभी ये सब एंथ्रोजोइड्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तब ये जो डिवीजन है वो मियोटिक डिवीजन होता है। यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो लगातार आधे होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन तब क्या होता है, जब ये फ्री होने वाले होते हैं, यानी कि जब ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, उस टाइम जो डिवीजन होता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है। यानी कि पहला जो डिवीजन होगा एंथ्रोगोनियम का वो होगा मियोटिक, और देन जो सेकेंड या थर्ड होगा वो सब माइटोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। यानी कि माइटोटिक डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो करीबन 64 के अराउंड पहुंच जाती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो यंग एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, और कई सारे सेगमेंट्स में जब अलग हो जाते हैं तो ये जो कंडीशन होती है ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा पाई जाती है। यानी हमने अभी बात करी कि एक सर्कुलर वे में जब ये सब आपस में सेल्स के रूप में डिवाइड होते हैं, जब अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, जब हम मियोटिकली और माइटोटिकली डिवाइड कर रहे होते हैं, तब ये सब जो होते हैं प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं। लेकिन आगे चल के जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो उसके बाद ये सब मूवेबल होते हैं, ठीक है। इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब oogonim की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एंथ्रीडियम की तरह oogonim का भी जो डेवलपमेंट है वो oogonim इनिशियल के द्वारा होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉन्सेप्टेकल्स के पास ही प्रेजेंट होता है। तो इसको आप अगर इमेज की सहायता से समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज है, इमेज नंबर 1, यानी कि जो बिल्कुल ऊपर वाला पोर्शन है, इसे आप देखेंगे ये वाला, ठीक है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ऊपर की, ठीक है, वो है पैराफाइसिस oogonia, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो फीमेल यानी जो oogonia इनिशियल है वो आगे चल करके पैराफाइसिस को जन्म देती है और oogonia को जन्म देती है, और आगे इंटरनली जो सेल है oogonia वो डिवाइड करते रहते हैं। और जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इन सब के ऊपर, ठीक है, अगर हम बहुत माइन्यूटली बात करें, ठीक है, ये तो हम बिल्कुल ऊपर ऊपर की लेयर से बात कर रहे हैं। अगर आप माइन्यूटली बात करें तो ये जो ओवम होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इस टाइप का जो होता है ओवम, इसके ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी लेयर होती है? पहली होती है एक्सोकाइट, दूसरी होती है मीजोकाइट, और अंदर की जो एकदम लेयर होती है उसे कहा जाता है एंडोकाइट। यानी कि 3 लेयर्स जो होती हैं oogonial वॉल के ऊपर डेवलप होती हैं। जब ये oogonial सेल पानी सोखती है, ठीक, तो ऊपर की जो लेयर होती है एक्सोकाइट वो फट जाती है, और इस बार जो है oogonial वॉल उसके पास सिर्फ 2 ही वॉल्स होती हैं, मीजोकाइट और एंडोकाइट। आगे चल करके जो सेल है वो और ज़्यादा पानी सोखती है, और उसके बाद जो मीजोकाइट है वो भी ब्रेकअप हो जाती है, और लास्ट के टाइप में जब एक एंडोकाइट ही बचती है तो ये पानी में जैसे ही जाती है ये भी ऑलमोस्ट फट ही जाती है, और जो oogoनियम है वो आगे चल करके फ्री हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेरी क्लियरली। अब क्या होता है, जब यहाँ से ओवम रिलीज हुआ और यहाँ से एंथ्रोजोइड्स रिलीज हुए, तो पानी जैसे ही पानी का बहाव आता है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं यानी कि ओवम और एंथ्रोजोइड्स, तो फिर बनता है जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा? 2n टाइप होगा, ठीक।
जब ये जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले राइजोइड्स जन्म लेते हैं, राइजोइड्स डेवलप करते हैं, और जो जर्मिनेटिंग जाइगोट होता है वहाँ से जो राइजोइड्स के स्ट्रक्चर है उसे आप क्लियरली देख सकते हैं। यही राइजोइड्स आगे चल करके स्पोरोफाइट बनाते हैं, यानी कि जो जुवेनाइल फ्यूकस होता है उसको डेवलप करते हैं और आगे चल करके बड़े से थैलस यानी कि फ्यूकस के रूप में जन्म ले लेते हैं। तो यहाँ ख़त्म होती है जो प्रोसेस है, लाइफ साइकिल है जो भी फ्यूकस का यहाँ पे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी एल्गीज के बारे में, और ये क्लियर हुआ होगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। बाय बाय।